हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ पुष्पा 2 द रूल को, जिसने फिलहाल के लिए सभी लोगों के हार्ट पर रूल किया है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। वेल गाइज, बढ़ते हैं मूवी की तरफ, जिसकी शुरुआत हमें एक ड्रीम सीक्वेंस से दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि पुष्पा एक शिपिंग कंटेनर में 40 दिन गुजार कुछ जापानीज के पास आ पहुंचता है, जहां उसने जापानीज भी सीख रखी है और साथ ही उसके सपने में हमें काफी अमेजिंग फाइट देख सकते हैं। जी हाँ, फिल्म की शुरुआत ही हमें हाथापाई यानी कि फाइट से दिखाई गई है, वो भी पुष्पा के सपने में। जिसके बाद एक और ड्रीम सीक्वेंस, जो ड्रीम नहीं बल्कि पुष्पा की पास्ट लाइफ के बारे में है, जहाँ बचपन में वो बच्चों के साथ खेलने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट करता है, पर वो बच्चे उसे नहीं खिलाते, ये कहते हुए कि अगर उसे खेलना है तो पानी में पड़े हुए बॉल को वो निकाल कर ले आए। जिसे निकालने के लिए पुष्पा जाता तो है, लेकिन उस छोटे पुष्पा को स्विमिंग नहीं आती, जिस कारण वो डूब रहा होता है और उतनी ही देर में उसकी आँख खुल जाती है और अपने इन सपनों के बारे में अपनी वाइफ को वो बताता है। जिसके साथ साथ उस जापानीज वाले सपने के कारण पुष्पा राज का दिमाग अपनी चंदन की लकड़ियों को लेकर कहीं और ही चल पड़ा है, जो हम आने वाले सीन्स में जरूर देख पाएंगे। वेल, तो बढ़ते हैं पुष्पा 1 के लास्ट सीन की तरफ। तो उसके बाद हम शेखावत को देख पाते हैं, जो पुष्पा के पीछे हाथ धोकर लग चुका है। जी हाँ, हम देख सकते हैं कि जो शख्स लकड़ियाँ तोड़ने के लिए यानी कि चंदन की लकड़ियाँ तोड़ने के लिए मजदूरों को जमा कर अपने साथ ले जाता है, तो वही हम शेखावत आईपीएस को भी देख पाते हैं, जो बहरूपिया बन उन लोगों के साथ उस ट्रक में चढ़ जाता है। और उस ट्रक में हम देख पाते हैं कि शेखावत अपने एंगर को काफी कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि काफी सारे लोग शेखावत की हुई बेइज्जती के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। और जैसे ही लोकेशन पर पहुंच सभी लोग लकड़ियां तोड़कर पैसे ले ही रहे होते हैं, तो वही हम नाम लिखने वाले को देख पाते हैं, जैसे शेखावत अपना असली नाम रिवील करता है। साथ ही वहाँ मौजूदा हर एक शख्स को वो अरेस्ट कर लेता है और खास करके उन 2 शख्स की वो काफी कुटाई करता है, क्योंकि उन लोगों ने उसकी बेइज्जती की थी। उसकी बेइज्जती की बात की थी। जिसके बाद क्या, सभी लोग लॉकअप में आ पहुँचे हैं, जिस चीज का जश्न अब शेखावत मना रहा है। वो क्या है ना, शेखावत को काम कंप्लीट होने से पहले ही जश्न मनाने की आदत सी हो चुकी है। जिसके बाद क्या, पुलिस स्टेशन में जब शेखावत मौजूद नहीं होता, तो हम देख पाते हैं कि वहाँ पुष्पा राज की एंट्री होती है, जो वहाँ जाकर सिर्फ एक शख्स को बाहर निकालना चाहता है, जिसकी फिलहाल आज शादी है। पर वहाँ बैठा हुआ इंस्पेक्टर उसे इस चीज से मना कर देता है, जिस कारण पुष्पा वहाँ मौजूदा हर एक इंस्पेक्टर के खिलाफ उन सारी बातों को बताता है, जो गलत काम उन लोगों ने ऑन ड्यूटी रहकर किया था, जिनमें से कुछ तो पुष्पा के लिए ही काम कर चुके हैं। और ये बात सुन वहाँ मौजूद एक इंस्पेक्टर उस शख्स को निकाल तो लेता है, लेकिन पुष्पा की नजर उस शख्स की बॉडी पर पड़ती है, जिस पे निशान है, जो देखकर उसे समझ आ जाता है कि शेखावत ने यहाँ मौजूदा हर एक वर्कर को काफी बेरहमी से मारा है। लेकिन वर्कर अभी भी पुष्पा का साथ देते हैं और उसे कहते हैं कि उसने भले ही उन लोगों को इतना क्यों न मारा हो, पर फिर भी वो पुष्पा राज का नाम उन लोगों के मुँह से निकलवा नहीं पाया। जैसे चढ़कर पुष्पा वहाँ मौजूदा हर एक वर्कर को अपने साथ ले जाने का डिसीजन बना लेता है। लेकिन उस पुलिस चौकी में मौजूद सभी इंस्पेक्टर इस बात से घबराए हुए हैं कि उन लोगों की नौकरी चली जाएगी। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि शेखावत पुलिस स्टेशन आ पहुंचा है, जहां पूरा पुलिस स्टेशन खाली है, यानी कि लॉकअप में मजदूर जो बंधे हुए थे, उनके साथ साथ पुलिस चौकी में कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं। लेकिन एक पुलिस वाला मौजूद होता है, जो शेखावत को ये बताता है कि जब सभी लोगों ने ये बात पुष्पा से कही कि उन लोगों की नौकरी जा सकती है यहाँ मौजूदा लोगों को छोड़ने से, तो पुष्पा ने उन लोगों को न सिर्फ उनके रिटायरमेंट के पैसे दिए हैं, बल्कि रिश्वत भी दी थी, जिस वजह से उन सभी ऑफिसर्स ने इस्तीफा दे दिया है। जो बात सुन शेखावत तो काफी चिढ़ जाता है, लेकिन उसका सब इंस्पेक्टर कुपराज इस बात से काफी खुश होता है कि एक ईमानदार ऑफिसर अभी भी पुलिस स्टेशन में मौजूद है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो शख्स सिर्फ इस्तीफा देने के लिए रुका था, क्योंकि उसने ऑलरेडी पुष्पा राज से पैसे ले लिए हैं। वेल, फिर क्या, हम देख पाते हैं कि पुष्पा काफी रोमांटिकली अपना टाइम अपनी
वाइफ श्रीवल्ली के साथ बिताता है। जो रोमांस का सीन किसी किसी को फिल्म में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करवा सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि पुष्पा सीएम से मिलने के लिए जा रहा है और वहाँ जाकर श्रीवल्ली ने उसे सीएम के साथ फोटो निकालने के लिए कहा है ताकि वो उस फोटो को घर में टांग सके। और बीवी की इच्छा पुष्पा पूरी ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता, जिस वजह से वो एमपी भूमि रेड्डी को लेकर सीधा सीएम से मिलने के लिए निकल पड़ता है ताकि भूमि रेड्डी अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बात कर सके और साथ ही साथ शेखावत के ट्रांसफर की भी। पर पुष्पा उसे इस चीज के लिए मना कर देता है, लेकिन जैसे ही वो पुष्पा का इंट्रोडक्शन सीएम से करवाता है तो वो पुष्पा की काफी वाहवाही करता है कि उसने पार्टी को काफी फंड दिया है और साथ ही उसकी बातें यानी कि उसके बारे में उसने काफी लोगों से भी सुना है। लेकिन जब बात आती है फोटो निकालने की तो वो फोटो क्लिक करवाने से मना कर देता है, सिर्फ इसी डर से कि वो सीएम है और साथ ही साथ पुष्पा 2 कौड़ी का स्मगलर है। जो फोटो अखबार में छपेगी तो उसकी रिस्पेक्ट कम हो सकती है, जो चीज डेफिनेटली हमारे पुष्पा का ईगो हर्ट कर देती है। और जैसे ही भूमि रेड्डी सीएम से मिलकर बाहर निकलता है तो वो पुष्पा से सीएम के बर्ताव के लिए सबसे पहले माफी मांगता है, पर साथ ही उसे ये भी कहता है कि अगर वो सीएम बना तो उसकी तरह वो पुष्पा के साथ ऐसा नहीं करेगा। इस वजह से पुष्पा का दिमाग चलता है और हम देख पाते हैं कि वो भूमि रेड्डी को सीएम की शपथ लेने के लिए रेडी होने को कहता है, क्योंकि उसकी बीवी का कहा और उसका मानना उसे पूरा करना है। साथ ही सीएम ने उसे कहा है कि बीवी का सुनने वाला कभी सक्सेसफुल नहीं होता, जो पुष्पा के अकॉर्डिंग गलत है और उसकी बाई को जो बोलेगी वो करने को तैयार है, जिसके लिए जितना फंड लगे वो उसके लिए भी रेडी है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि पुष्पा ने ऑलरेडी सारी प्लानिंग कर ली है, जिस कारण वो इतनी श्योरिटी के साथ भूमि रेड्डी को सीएम के पद के लिए रेडी होने के लिए कहता है। और फिर क्या हम देख पाते हैं कि पुष्पा अपना दिमाग चलाते हुए सबसे पहले मालदीव निकल पड़ता है। जी हाँ, अगर आपको याद होगा तो स्टार्ट में ही मैंने कहा था कि जापानीज ड्रीम सीक्वेंस को पुष्पा ने काफी लाइटली नहीं लिया था, क्योंकि अब वो चंदन की स्मगलिंग डायरेक्ट इंटरनेशनल करने की सोच रहा है। अब वहाँ पहुँच वो एक डीलर से मिलता है जिसे पहले तो पुष्पा का अपीयरेंस पसंद नहीं आता और साथ ही पुष्पा की गाड़ी जो कि एक छोटा सा ट्रक है। और डीलिंग के दौरान हम देख पाते हैं कि वो शख्स पुष्पा से ये दावा करता है कि अगर वो सिर्फ 10 टन के लिए भी कहे ना तो कोई भी उसे देने को तैयार हो जाएगा, जो पुष्पा उसे करने के लिए कहता है। और हम देख भी पाते हैं कि जिन जिन लोगों को वो डीलर कॉल लगाता है वो सभी डीलर्स उसका फोन रखते ही पुष्पा को कॉल लगाते हैं और उससे उसी टन की डिमांड करते हैं जितना टन उस डीलर ने उनसे मांगा है, जिस कारण वो शख्स उससे इम्प्रेस हो जाता है। और हम देख पाते हैं कि पुष्पा को 2000 टन का ऑर्डर मिल चुका है, यानी कि सीएम बनाने के लिए उसे पैसे कहां से अरेंज करने हैं पुष्पा को काफी अच्छे से आइडिया है। पर साथ ही रिटर्निंग के वक्त हम देख पाते हैं कि पुष्पा को गाड़ी ले जाने का तो काफी ही शौक है, जो वो इस पार्ट में भी करता है, लेकिन इस बार उसने उस डीलर की चॉपर ही ले ली है, जो लेकर वो सीधा अपने कामों पर लग जाता है और सभी लोगों को कॉल कर माल की डिमांड करता है और कटवाई को बढ़ा देता है, जिस वजह से मार्केट में हल्ला हो जाता है कि पुष्पा इतना सारा माल किसको बेचने वाला है। पर पुष्पा तो पुष्पा है जो उन लोगों को इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं देता। और वही हम दक्षयानी को देख सकते हैं जो शेखावत को इन सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है, यही कहते हुए कि पुष्पा इतना सारा माल पता नहीं किसको बेचने वाला है, जिसके लिए उसने उसके एक आदमी को पकड़कर धमकाने के लिए कहा है ताकि सिंडिकेट के कुछ लोग डर जाएं और फिर से सिंडिकेट का कंट्रोल मंगल सेनु के हाथ में आ जाए। और हम देख पाते हैं कि शेखावत दक्षयानी के कहने पर उस शख्स का माल तो रोक लेता है, पर वो शख्स उसे डरता नहीं, जो चीज शेखावत को पसंद नहीं आती, जिस कारण वो उसे डराता नहीं बल्कि खत्म कर देता है। और उसकी मौत से सभी सिंडिकेट मेंबर्स हिल से जाते हैं। साथ ही भूमि रेड्डी को कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि उसने पुष्पा को सिंडिकेट का हेड बनाकर गलत किया, जिस कारण भूमि रेड्डी इस बात को सोच कर ये डिसीजन बनाता है कि वो शेखावत से जाकर बात करेगा ताकि वो पुष्पा और शेखावत के बीच सुलह करवा सके। और हम देख भी पाते हैं कि वो शेखावत के पास पहुंच उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शेखावत
सबसे पहले तो उसे ये कहता है कि जिस शख्स की मौत हुई है उसे शेखावत ने नहीं मारा, साथ ही वो इतनी आसानी से पुष्पा का पीछा छोड़ने वाला नहीं, जिस कारण भूमि रेड्डी उसे ये तक कह देता है कि अगर क्या हुआ कि उसने पुष्पा के सामने कपड़े उतार दिए जिस वक्त उसके साथ मौजूद तो कोई नहीं था। जिस बात से चिढ़ शेखावत वहाँ मौजूदा सभी लोगों को ऑफिस के बाहर भेज देता है और भूमि रेड्डी को उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि भूमि रेड्डी ऐसा नहीं करता। पर शेखावत की बात सुन उसे इतना समझ आ जाता है कि शेखावत को सिर्फ पुष्पा से सॉरी सुनना है, जिस कारण सबसे पहले वो अपने कपड़े निकालता है, उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन शेखावत जब नहीं मानता तो वो उसे इस बात की कंफर्मेशन दे देता है कि पुष्पा उसे सॉरी कहेगा। जो चीज सुन वो काफी एक्साइटेड है और उसने एक पार्टी थ्रो करने के लिए कहा है जहाँ सिंडिकेट के काफी सारे और लोग मौजूद होंगे जिनके सामने पुष्पा सॉरी कहेगा। जिसके बाद पार्टी शुरू की जाती है और हम देख पाते हैं कि पुष्पा जो फुल्ली ड्रंक है उसका पार्टी में जाने का इरादा नहीं, क्योंकि उसे शेखावत को सॉरी नहीं कहना पर वाइफ और जक्का रेड्डी के कहने पर वो वहाँ जाने का डिसीजन बना लेता है। जहाँ पहुँच उसी ड्रंक हालत में वो शेखावत को सॉरी कहता है जिसे शेखावत रिकॉर्ड कर चुका है और इतना कहकर पुष्पा वापस निकल जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसे खुद पर शर्म आने लगती है, मानो जैसे उसने कोई ऐसा काम कर लिया हो जो पुष्पा कभी कर ही नहीं सकता। जिसके बाद क्या हम देख पाते हैं कि शेखावत जो फिर से पहले ही जश्न मना रहा है और सब कुछ सेटल करने की बात कर रहा है, तो वही पुष्पा गाड़ी से पहुंच उसे पूल में ढकेल देता है, जिस वजह से कुछ समय तक शेखावत को समझ नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या है। तो वही भूमि रेड्डी पहुंच पुष्पा से यही कहता है कि उसने फिर सब कुछ बिगाड़ दिया, लेकिन हम देख पाते हैं कि फिर से शेखावत और पुष्पा का सामना हो चुका है जहां शेखावत ने उसे ललकारा है, यही कहते हुए कि वो पुष्पा को उसकी औकात दिखा कर रहेगा। पर पुष्पा भी कहाँ कम है, जो शेखावत को टाइमिंग, डेट और लोकेशन बताता है कि कब और कैसे वो 2000 टन के माल को यहाँ से निकालने वाला है। तो अगर दम है तो शेखावत उसे रोक के दिखा दे, और अगर उसने चंदन की लकड़ियों का एक भी टुकड़ा पकड़ लिया ना तो पुष्पा सिंडिकेट को छोड़ फिर से मजदूरी करने लग जाएगा। जिस चैलेंज को शेखावत एक्सेप्ट करता है और हम देख पाते हैं कि उस दिन उसने हर जगह नाकाबंदी कर दी है। जिस नाकाबंदी में हम देख पाते हैं कि उसे समझ आता है कि गर्मी का मौसम है तो वो लोग माल नदी से लेकर निकलेंगे, और उसका अनुमान भी सही होता है। जिसके बाद क्या काफी टैकल करने के बाद वो उन सभी ट्रक को पकड़ने में कामयाब होता है, लेकिन उसी के पहले पुष्पा ने अपने सभी लोगों को माल छोड़कर वहाँ से निकलने के लिए कहा था। यानी कि इतने प्लानिंग के बाद भी शेखावत काफी चतुर निकला और उसने एक नहीं बल्कि पूरे 2000 टन पुष्पा से ले लिए हैं, और अब वो इस बात की इन्फॉर्मेशन न्यूज में भी पहुंचा चुका है। साथ ही उसे अब पुष्पा का वेट है कि वो सिंडिकेट छोड़ मजदूरी करेगा, जिससे मंगल सेनु भी इम्प्रेस्ड है और उसकी वाइफ दक्षयानी भी। पर जैसे ही शेखावत इंटरव्यू के लिए पहुंचता है तो उसी समय मंगल सेनु का दिमाग चलता है और वो लकड़ियों को चेक करता है, जैसे उसे कुछ समझ आता है। और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन शेखावत को मिलती है तो वो इंटरव्यू छोड़ चेक करने के लिए पहुंचता है, और चेक करने पर उसे पता चलता है कि जिन लकड़ियों को उसने पकड़ा था वो चंदन की नहीं बल्कि दूसरी लकड़ियां है जो दिखती चंदन जैसी है। जैसे वो काफी चिढ़ चुका है और उसी दौरान हम पुष्पा को वहाँ पहुँचता हुआ देख सकते हैं, वो भी काफी सारी काउस के साथ। जैसे शेखावत को समझ आता है कि जिन बुलेट कार्ट की मदद से उसने इन सभी ट्रक्स को रोका था वो कोई आम बुलेट कार्ट नहीं थी। जी हाँ, पुष्पा ने अपना काफी दिमाग चलाया और उसने सभी चंदन की लकड़ियों को बुलेट कार्ट में कन्वर्ट कर दिया, और बड़े ही आसानी से अब वो चेन्नई के बॉर्डर को भी पार कर चुका है। साथ ही हम वहाँ पर शेखावत और पुष्पा के बीच इशारों में बातचीत नोटिस कर पाते हैं, जिसे शेखावत और पुष्पा स्क्रीन पर काफी अच्छे से प्ले करते हैं। साथ ही उसकी इस बेवकूफी के लिए पुष्पा ने उसे फूल दिया है, वो भी उसे फूल कहते हुए। पर अभी भी शेखावत हार नहीं मानता और उसने मंगल श्रेणु और उसकी वाइफ के साथ मिलकर एक और प्लान बनाया है। पर पुष्पा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला और उसने उसे ये तक कहा है कि वो उसका बाल भी उखाड़ नहीं पाएगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि माता की फेयर में पुष्पा का पूरा परिवार पहुंचता है, जहां दर्शन करते वक्त श्रीवल्ली को चक्कर आ जाते हैं, जिससे वहां मौजूदा सभी लोगों को खुशखबरी मिलती है। पर पुष्पा इस बात को सुनकर वहां से गायब हो जाता है और हम देख पाते हैं
कि उसने गंगा माँ का रूप ले लिया है, यानी कि जग्गा माँ का, और वो उसी भेष में तांडव यानी कि नृत्य कर रहा है, जो सीन काफी इंटेंस है। साथ ही हम देख पाते हैं कि श्रीवल्ली उसे रोकती है, ये पूछते हुए कि वो ये सारी चीजें क्यों कर रहा है, जिसके जवाब में पुष्पा उसे बताता है कि सभी लोग कहते हैं कि माँ से साड़ी पहनकर दुआ करने से मनोकामनाएं पूरी होती है, जिसे श्रीवल्ली हैरान है और वो पुष्पा से पूछती है कि उसकी ऐसी कौन सी मनोकामना है, जिसके जवाब में पुष्पा कहता है कि उसने माँ से एक बेटी मांगी है ताकि उसे अपने हस्बैंड का एटलीस्ट नाम मिल सके, क्योंकि अगर बेटा हुआ तो पुष्पा के अकॉर्डिंग वो काफी बदनसीब है, क्योंकि वो अपने बेटे को एक खानदान का नाम नहीं दे सकता। पर श्रीवल्ली उस सिनेरियो को काफी अच्छे से हैंडल कर उसे समझाती है कि जरूरी नहीं बच्चों को खानदान का नाम जरूरी हो। और उसी सीन पर हमें अंगारो सा सॉन्ग दिखाया गया है, जो दोनों ही साड़ी पहनकर उस डांस को कंप्लीट करते हैं और श्रीवल्ली अपने हस्बैंड को काफी प्रेज करते हुए यानी कि उसे मोटिवेट करते हुए इस जश्न को काफी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उसी दौरान हम देख पाते हैं कि जतरा में आई हुई पुष्पा के बड़े भाई की बेटी को कुछ लोग छेड़ने लगते हैं और बदतमीजी भी करने लगते हैं, लेकिन पुष्पा ऐसा होने नहीं देता और हम देख पाते हैं कि उसी अटायर में पुष्पा काफी अमेजिंगली उन सभी को तबीयत कद होता है और साथ ही साथ हमें उस घुंघरू की आवाज भी सुनाई देती है जो पुष्पा ने अपने पैर में पहने हुए हैं। लेकिन ये सारी चीजें तब रुक जाती है जब उसका बड़ा भाई मोहन वहाँ पहुँचता है और उसके अकॉर्डिंग पुष्पा ने कोई बड़ा काम नहीं किया है, क्योंकि उसे काफी शर्म आ रही है कि उसकी बेटी को बचाने वाला और कोई नहीं पुष्पा है। जो सुनकर पुष्पा खामोश है और अपनी माँ के कहने पर वो उसे कुछ कहता नहीं। लेकिन श्रीवल्ली को अब बस हो चुका है, जो मुल्लेटी मोहन को काफी कुछ सुना देती है और यहाँ तक कि ये भी कह देती है कि पुष्पा राज को किसी खानदान के नाम की जरूरत नहीं, तो अपना नाम अपने पास रख सकता है, क्योंकि यहाँ मौजूदा जिस भी लोगों से वो ये पूछवाती है कि वो कौन है, जिसके जवाब में वो लोग अपना नाम नहीं बल्कि ये बताते हैं कि वो लोग पुष्पा के लिए ये और वो काम करते हैं। साथ ही मुल्लेटी मोहन को भी लोग मुल्लेटी के नाम से नहीं बल्कि पुष्पा के बड़े भाई के नाम से जानते हैं। और इतना कहकर वो पुष्पा को वहाँ से लेकर निकलती है, सभी लोगों को ये कहते हुए कि हमेशा मोहन ने उनकी खुशियों को तबाह करने की ही कोशिश की है। और उसके वहाँ से जाते ही हम देख पाते हैं कि मोहन उन सभी लोगों को जिसने उसकी बेटी के साथ बदतमीजी की थी, उनके आधे बाल मुंडवा कर और उन्हें नंगा कर गधे पर बिठवा के पूरे जतरा में घुमाता है। जिसके बाद बात करें अब शेखावत की, तो हम देख पाते हैं कि वो सीएम के पास आ पहुंचा है और उसे भूमि रेड्डी को इस बात की इन्फॉर्मेशन दे दी है कि पुष्पा क्या करने वाला है, क्योंकि फिल्म के ही स्टार्ट में हमने देखा कि पुष्पा ने जो बात भूमि रेड्डी से कही थी सीएम बनने की, उसने उसे दिल्ली जाकर वीरा प्रताप से बात करने के लिए कहा था ताकि वो भूमि रेड्डी को सीएम बना दे। और हम देख भी पाते हैं कि पुष्पा उसे इम्प्रेस करने में कामयाब होता है, वो भी उसके भाई के पास काफी सारे पैसे लेकर पहुँच, जिस कारण वीरा प्रताप इस बात के लिए रेडी हो चुका है कि वो भूमि रेड्डी को सीएम बना देगा। और अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन शेखावत और साथ ही साथ मंगल सेनु और उसकी बीवी दक्षा के साथ मिलकर सीएम तक पहुंचा दी है, जिस कारण उन लोगों को परमिट मिल जाता है कि वो लोग तमिलनाडु के डॉक पर जाकर तहकीकात कर सकते हैं और साथ ही छानबीन भी। और जैसे ही शेखावत और उसकी टीम वहाँ चेकिंग के लिए पहुँचती है तो उन लोगों को डॉक यार्ड पर एक चंदन का टुकड़ा नहीं मिलता। पर शेखावत इस बार पुष्पा की तरह सोचता है और पानी में डाइव कर जाता है, जहाँ उसे बोट से बंधी हुई काफी सारी बुलेट कार्ट नजर आती है जो कि चंदन की लकड़ियों से बनी है। पर जब तक वो इन सिनेरियो को सभी लोगों को बता पाता, वह मौजूदा डॉक पर सारे शिप अपना इंजन चालू कर सीधा श्रीलंका के लिए निकल पड़ती है, जिनका पीछा शेखावत और उसकी टीम भी करती है। लेकिन वक्त रहते श्रीलंका के बॉर्डर को वो सभी शिप पार कर जाती है और फिर से शेखावत के हाथ कुछ नहीं लगता, लेकिन हाँ जरूर उसे पुष्पा नजर आता है श्रीलंका के बॉर्डर की तरफ, जिससे शेखावत काफी चिढ़ चुका है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी है क्योंकि माल उसकी जगह पहुंच चुका है और पुष्पा को उसके पैसे मिल चुके हैं और उन पैसों की मदद से उसने भूमि रेड्डी को सीएम बना दिया है। और जो एग्जिस्टिंग सीएम मौजूद था वो इस बात से रिग्रेट करता है कि उसने क्यों अपनी बीवी की बात नहीं सुनी है, क्योंकि उसे सिर्फ एक फोटो निकालनी थी जिसके लिए उसने मना किया, तो बेचारे से उसकी पोजीशन ही पुष्पा ने छीन ली। और सीएम बनते ही भूमि रेड्डी सबसे पहला विजिट
सेट पुष्पा के घर आकर देता है और वहाँ मौजूदा रिपोर्टर इस बात को काफी अच्छे से ध्यान में रखती है कि लास्ट टाइम जब वो सीएम से मिलने के लिए गया था तो उसने एक डेट कही थी कि सीएम इस तारीख को उसके घर आकर खाना खाएगी, जो पुष्पा ऑलरेडी करके दिखा चुका है। लेकिन उसने इस डेट को इसीलिए चुना क्योंकि आज उसकी श्रीवल्ली का बर्थडे है और उसे सरप्राइज देने के लिए उसने सीएम को अपने घर खाने पर इनवाइट किया है। और वही बात करें एसपी शेखावत की तो हम देख पाते हैं कि वो अपनी हार का दुख मना रहा है, वो भी काफी ड्रिंक कर उसी लोकेशन पर बैठ जहां उसने काफी सारे नकली चंदन की लकड़ियों को पकड़ा था, लेकिन उसने उसका भांडा ना फूटे इसके लिए वहां मौजूदा सभी लकड़ियों को जलाने का डिसीजन ले लिया है, जिसके लिए वो अपने साथ अपने सब इंस्पेक्टर कुप्पाराज को रुकने के लिए कहता है। लेकिन कुप्पाराज वक्त रहते वो वहाँ से निकल जाता है और उसके निकलते ही वो पूरा शहर जलकर तबाह हो जाता है। और अब जबकि सब कुछ खत्म हो चुका है तो हमें ऐसा लगता है कि ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाएगी, लेकिन फिल्म में हमें एक और ट्विस्ट देखने मिलता है जो कि मोहन मुल्लेटी की बेटी के अपहरण से होता है, जिसके लिए मोहन की वाइफ और कहीं नहीं बल्कि पुष्पा के पास उसकी हेल्प के लिए पहुँचती है, इसी आस में कि पुष्पा उसकी हेल्प करेगा। और हम देख भी पाते हैं कि पुष्पा उन्हें निराश नहीं करता और सबसे पहले लाइव टेलीकास्ट में इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर उस बच्ची को कुछ हुआ तो जिस भी शख्स ने उसे हाथ लगाया हो या अपहरण किया हो वो उस शख्स को नहीं छोड़ेगा, जिसके लिए उसने उन लोगों को 1 घंटे का वक्त दिया है कि वो लोग उस बच्ची को उसी जगह पर पहुंचा दें जहां से उन लोगों ने उसका किडनैप किया था, तो उन लोगों की बेहतरी होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि भूमि रेड्डी की मुलाकात वीरा प्रताप से होती है और उससे बातचीत करने पर उसे पता चलता है कि मोहन मुल्लेटी की बेटी को जिसने किडनैप किया है वो और कोई नहीं उसके खानदान का एक लौता चिराग है, जिसे हाल ही में उसने एक रेप केस में छुटवाया था। तो फिलहाल अब वो ये चाहता है कि पुष्पा इन सारी चीजों को रोक दे और वो अपने भाई के बेटे से बात कर उसकी मोहन की बेटी को छोड़ने के लिए कह देगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि जब भूमि रेड्डी पुष्पा से इन्हीं बारे में बातचीत कर रहा होता है तो पुष्पा उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि वो उसे ये कह देता है कि अगर उन लोगों ने उस लड़की पर एक आज भी आने दी तो वो सभी लोगों को खत्म कर देगा। जिसके बाद क्या उसे कॉल आता है वीरा प्रताप के भाई के बेटे का, जो उसे कहता है कि कहां और कितने पैसे लेकर आने हैं, लेकिन पुष्पा को वहां अकेला जाना होगा, जिसके लिए वो अग्री कर चुका है। और हम देख पाते हैं कि श्रीवल्ली ने जाने से पहले उसे ये कहा है कि अगर चीजें बातों से खत्म हो रही है तो खत्म कर वो बच्चे को घर ले आए, लेकिन अगर उस पर जरा सी भी आँच आई हो तो वो किसी को जिंदा ना छोड़े। और बीवी की बात पुष्पा टालता नहीं, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि लोकेशन पर पहुंच पुष्पा उन सभी के सामने अकेला खड़ा होता है, पर उस बच्ची के उनके हाथ में रहने के कारण वो कुछ कर नहीं पाता, जिस कारण वो सभी पुष्पा को साड़ी पहनाते हैं और उसे अपना बदला लेना शुरू करते हैं। साथ ही वहाँ हम फर्स्ट पार्ट वाले श्रीनु के लोगों को पहुँचता हुआ देख सकते हैं, जिन्होंने पुष्पा का हाथ बांध दिया था और उस सिचुएशन से भी पुष्पा काफी अच्छे से एस्केप कर चुका था। तो इस बार एहतियात बरतते हुए उसने न सिर्फ उसके हाथ बांधे हैं बल्कि पैर भी, और उसके सामने वो लोग उसी बच्ची को ले आते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुष्पा, जिसके हाथ और पैर दोनों बंधे हैं, वो फिर भी नहीं रुकता और अपने दांतों की मदद से उन सभी पर हमला करना शुरू करता है, जिससे सभी लोग घबरा से जाते हैं। और ऐसे ही हाथ और पैर बंधे हुए वो उन लोगों का सामना करता है, जहाँ धीरे धीरे वो अपने पैर और फिर हाथों को खोलता है। जो फाइट सीक्वेंस स्लो मोशन में है पर काफी ही पीक लेवल का है, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि कोई इस तरह भी फाइट कर सकता है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि उसके हाथ लग चुका है वीरा प्रताप का बेटा, लेकिन भूमि रेड्डी ने अपना कॉल केशवा को लगाया है ताकि वक्त रहते वो पुष्पा को रोक ले और प्रताप सिंह के साथ चल रही डील को वो खराब ना करे। और हम देख पाते हैं कि केशवा पुष्पा को रोक तो देता है, लेकिन नोटिस कर पाता है कि पुष्पा पलक झपकते ही उसका खात्मा कर चुका है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वीरा अपने भाई के बेटे का अंतिम संस्कार कर रहा है और साथ ही अपने भाई का भी, क्योंकि जिस वक्त पुष्पा ने उसके भाई के बेटे को मारा था तो उसका भाई उस लड़की के साथ
बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, जिस कारण पुष्पा ने उसका भी खात्मा कर दिया। अब वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि पुष्पा के घर मोहन मुल्लेटी पहुंचा है, वो भी उसकी माँ से माफी मांगते हुए, जिसे मिलने के लिए पुष्पा तो आया नहीं, लेकिन मोहन मुल्लेटी ने पुष्पा और उसकी माँ को उसके बाप का नाम वापस दे दिया है। साथ ही उस बच्ची की शादी है जिसका इनविटेशन उसने सबसे पहले पुष्पा और उसकी माँ को दिया है, जिससे पुष्पा काफी ही खुश है और श्रीवल्ली भी, क्योंकि शादी के कार्ड पर पुष्पा का पूरा नाम लिखा है, वो भी खानदान के साथ, जिसमें उसकी माँ को भी इंक्लूड किया गया है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि पुष्पराज अपने फैमिली से रीयूनाइट होता है और सभी लोग उसकी शादी में एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वीरा प्रताप जो इस बात से काफी नाराज है कि उसने उसके भाई और उसके भाई के बेटे को खत्म कर दिया, तो वो बदला लेने की आग में अब झुलस रहा है, जिस वजह से दक्षा, श्रीनु, जॉली रेड्डी सभी लोग उसे ज्वाइन कर चुके हैं। पर उन लोगों को किसी का इंतजार है जो आया तो नहीं, लेकिन उसने उन लोगों को एक गुलदस्ता भेजा है और साथ ही वो शख्स दूर से खड़ा होकर एक ब्लास्ट का वेट कर रहा है जो उसने मुल्लेटी परिवार की शादी में लगाया है। और हम उस ब्लास्ट को देख पाते हैं, लेकिन यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। यानी कि हमें इस फिल्म ने एक क्लिफ हैंगर पर छोड़ दिया है, वो भी इस इन्फॉर्मेशन के साथ कि पुष्पा 3 द रैम्पेज आएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।